गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है, वो अपनी स्मार्टनेस दिखाती है। वो सोचती है कि वो लेटर जाकर अगर चाय वाले के वहाँ रख देगी तो वहाँ पर हमारी प्यारी रॉबरर आएगी और उसे लेकर जाएगी, तब वो उसे पकड़ लेगी। लेकिन वो भी रॉबरर इतनी स्मार्ट रहती है कि वो वहाँ पर पहुँचती ही नहीं है और बिना पहुँचे ही वो सब चीज़ें वहाँ से उठा कर ले जा लेती है। हाँ, वो पहुँचती है लेकिन वो अपना गेटअप चेंज करके पहुँचती है और ये सारी चीज़ें वो उसे बहुत स्मार्ट तरीके से बताती है जब वो उसके घर पर आती है और उसे बोलती है, मुझे बुलाने की वजह मैं जान सकती हूँ? तो उसे भी कहती है कि हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे 7 डेज़ दिया और 7 डेज़ में वो मेरी जान ले लेगा अगर उसे वो पैसे वापस नहीं मिले। तो उसे कहती है, पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे यार, पैसे तो चले गए। तो कहती है, यार तुमने चोरी करे हैं, तुम मुझे वो पैसे वापस करो। तो वो कहती है, पैसे चोरी करे हुए वापस मिलते हैं क्या? मैं एक रॉबरर हूँ, मैं थोड़ी ना ईमानदारी दिखाऊंगी इन सब चीज़ों के लिए। तो कहती है, जो प्रॉब्लम में मैं फंसी हूँ अब उसका क्या? तो उसे हंसते हुए बोलती है, देखते हैं जो होना होगा कर लेंगे। अब उसके आगे उन दोनों के बीच में काफ़ी क्यूट मोमेंट्स जो रात को होते हैं। उसके बाद जो रॉबरर होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रिहाना रहती है, वो रात भर ये सोचती है कि ये जब भी आती है ना, मैं अपना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे खो देती हूँ। मतलब मुझे एक एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे अपने आप पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, बट ये ऐसी बंदी है जो मेरे दिल और दिमाग को पूरा फ्रीज कर देती है जब आती है। ऐसा लगता है इसके आने से ना कि मुझे मेरे ना मतलब ऐसा लगता है कि मेरे सेंसिंग ऑर्गन्स ही गायब हो जाते हैं, या मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। मतलब कोई इतना पागल तरीके से मुझे कंट्रोल कैसे कर सकता है? ये सारी बातें वो सोच ही रही रहती है। फिर उतनी देर में ना रात भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो सो जाती है। जब वो मॉर्निंग में जाती है तो वहाँ पर ना अनुराग आता है। अनुराग बोलता है कि मैम आप ठीक तो हो? तो कहती है, तुम्हें लगता है मैं ठीक होंगी? हाँ, हेल्थ मिनिस्टर मेरे लिए सुपारी दे के रखा हुआ है। मुझे 1 हफ्ते की उसने मुझे 1 हफ्ते का उसने बोल सकते हैं मेरी ज़िंदगी 1 हफ्ते की बची है, वो एक्सटेंशन दे के रखा हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं कुछ करूँ। तो कहती है कि अ, मैम लेकिन इस प्रॉब्लम में तो आप खुद अपनी मर्जी से फंस गई ना। तो कहती हैं कि हाँ हाँ, मुझे ही पागल कुत्ते ने काटा था ना कि मैं खुद जाके इस प्रॉब्लम में फंसूं। अब तुम मेरे साथ ये बकवास करोगे या कुछ करोगे? तो कहते हैं, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। तो कहती है, फिर तुम्हारा कॉफ़ी लवर, तुम जब देखो हर चीज़ का सोल्यूशन तुम्हारे लिए कॉफ़ी क्यों रहती है? तो वो कहती है कि अरे यार मैम, कॉफ़ी पीने के बाद ना इंसान काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और दिमाग जब शांत होता है तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे कहती है कि हाँ, देखते हैं कितने अच्छे से शॉर्ट आउट करते हो तुम। बाय द वे, कुछ चीज़ों के बारे में पता चला। वो हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ रॉबरी हुई थी, तो उसके बाद चीज़ें कहाँ से हुई, कैसे हुई, तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तुमने फाइंड आउट किया? तो कहते हैं कि मैम, आपकी जो रॉबरर है ना वो 3 गुना ओवर स्मार्ट है। उसने रॉबरी इतने अच्छे से करी है कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने तो सब कुछ पता कर लिया ना कि हैकर ने आके हैक किया, ये सब चीज़ें करी है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ पर ना एक बात मुझे पता चली है अपने सूत्रों से, हमारे भी पहचान वाले होते हैं। तो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं कि हम उनसे हमें एक चीज़ पता चली है कि यहाँ पर जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो भी अपने पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कराए जा रहा है। वो भी मतलब चीज़ें पता करने के लिए लगा हुआ है। तो उसे कहती है कि सब लगे हुए हैं। तभी यहाँ पर एक फ़ोन आता है, एक अनोनिमस से कॉल आता है। अनोनिमस से कॉल से वो लोग फ़ोन पिकअप करते हैं। तभी उसे कहता है कि मैम, यहाँ पर ना एक एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। ये सुनने के बाद जो हमारी रिहाना रहती है वो कहती है कि चलो यहाँ से चलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ से ना वो लोग फटाफट उठाते हैं, एक लोकेशन रहती है, उस लोकेशन पे जाके देखते हैं। तब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ना कोई भी लोगों का एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता है। मतलब वो वहाँ पर देखते ही शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर तो बोला गया एक्सीडेंट है, क्या किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है? तो तभी वहाँ से ना एक बड़ी सी कार आती है और कार आके सामने कार आकर रुकती है। तो ये लोग उस कार की तरफ देखते हैं तो वहाँ से ना हेल्थ मिनिस्टर निकलता है। हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पर निकलते हुए बोलता है, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, मैंने तुम्हें जो बोला था वो हुआ कि नहीं? तो उसे कहती है कि यार सर, मेरी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो लड़की कौन थी जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहती है ऑल टाइम? वही रॉबर है ना जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था? तो वो कहते हैं कि मेरे को कोई लड़की ने प्रोटेक्ट नहीं किया। तभी वहाँ से वो एक वीडियो दिखाता है और वो वीडियो क्लिप उसी हॉस्पिटल के पास वाले एक्चुअली में
उसकी रहती है, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा रहता है, वहाँ के जो सिग्नल होते हैं ना, वहाँ पर ट्रैफिक का सिग्नल्स होते हैं ना, वहाँ की रहती है। और वो उसे दिखाकर बोलता है, अब इसके बारे में क्या जवाब दोगी तुम? तो वो कहती है कि इससे ये थोड़ी ना पता चलता ये रॉबरर है, ये तो बंदी है जिसने मेरी मदद करी थी। तो वो कहती है कि अब तुम मेरे साथ ना ओवर स्मार्ट वाले गेम मत करो, मुझे पता है कि ये वही रॉबरर है। तुम्हारा और रॉबरर का क्या चल रहा है? वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ रही है, तो तुम्हारा उसके साथ क्या है? तुम उसे पकड़ नहीं सकती हो क्या? तो वो कहते कि किस बुनियाद पे पकड़ूं मैं? हाँ, उस बंदी का चेहरा तक मैंने आज तक नहीं देखा है। तो कहते वो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें हॉस्पिटल तक लेकर जा रही है, तो वो करो। अगर किसी को भी पकड़ने के लिए सर सबूत की ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है मेरे पास कोई सबूत है उसको लेकर? और किस वे में मैं बोलूँगी कि वो रॉबरर है? और हाँ, आपकी जो रॉबरी हुई है ना, वो इल्लीगल मनी के लिए हुई है, जिसका तो पूरे तरीके से हिसाब भी नहीं है। और उस मनी के लिए मैं कहाँ से लड़ाई करूँ किसी चीज़ के लिए? आपको समझ में भी आ रहा है? तभी वो कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे ये लड़की अब किसी भी हालत में चाहिए। माना कि तुम इस लड़की को लीगल तरीके से नहीं कर सकती हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम इलीगल तरीके से इस लड़की को बुलाओ, इस लड़की को मैं पकड़ूंगा बिना किसी सबूत के, और इसके साथ मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। ये लड़की ने मेरा पैसा चुराया है, और इस लड़की के साथ मैं वही सलूक करूंगा जो मैं करना चाहूँ। बाय द वे, इस लड़की को मेरे पास लाने तक के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। और एक बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता देती हूँ, या तो तुम डिसाइड कर लो, या तो मुझे मेरा पैसा दे दो, या तो ये लड़की मेरे हवाले कर दो। और अगर तुम ये लड़की मेरे हवाले कर देती हो तो तुम पैसे से बच जाओगी, और तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा मैं। लेकिन अगर तुम ये लड़की मेरे हवाले नहीं करते हो तो तुम्हारी भी जान जाएगी, और पैसा तो मैं भला लेके ही रहूंगा। मेरे 1,000 करोड़ रुपए कोई फालतू के नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। तभी वो उसे बोलती है, आपकी मेहनत की कमाई? तो कहते हैं, किसी के पैसों को ना चुराना भी मेहनत का काम होता है, उसके लिए भी आर्ट और कला चाहिए रहती है, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट नहीं पड़ जाएगी हमें, हम कितने साफ सफाई से अपना काम करते हैं। तभी वो कहती है, बिल्कुल सर, आप में और रॉबरर के बीच में कोई डिफरेंसेस ही नहीं है। सही कह रही थी वो मुझे कि ये तो आपकी और उसके बीच की लड़ाई है कि एक रॉबरर ने दूसरे रॉबर से पैसे छुड़ा लिए, इसमें पुलिस का तो काम ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहती है कि एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उसको मेरे पास लाकर दो। अगर तुमने उसे मेरे पास लाकर नहीं दिया तो इस 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारी जान चली जाएगी। या तो तुम अपने जान के साथ समझौता करो, या उसे ला कर दो। तभी उसे कहती है कि हाँ, जैसे वो मेरे कहने पे तो आपके पास एकदम से आ जाएगी, जैसे मैं कहूँगी उसे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और वो बाहें खोलकर कहेगी कि बस तुम्हारे लिए ही मैं खुद को सिलेंडर करने के लिए तो बैठी थी। तो उसे कहते हैं कि ये जो फिल्मी डायलॉग है ना, ये सब मुझे मत सुनाओ मिस रिहाना देशमुख, ये डू और डाई की सिचुएशन है तुम्हारी। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो किसी भी हालत में उस लड़की को बुलाओ। वैसे भी वो लड़की तुम्हारे पास खुद होकर अपने आप आ जाती है जब भी प्रॉब्लम होती है। तो एक ट्रैप तैयार करो, इस ट्रैप में तुम किसी भी हालत में उसे यहाँ पर बुलाओ। ये सारी बातें कहकर ना हेल्थ मिनिस्टर उसे बोलता है कि ध्यान में रखना, मेरी नज़र तुम पे बहुत अच्छे से है, याद रखना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अनुराग कहता है, मैम हम फंसे नहीं, हम बहुत बुरे फंसे हुए हैं, ये इंसान आपको छोड़ेगा नहीं। तो कहती है, छोड़ो, चलो घर चलते हैं। तो उसे कहते हैं कि आपने क्या सोचा है? वो वहाँ पर बैठी हुई रहती है। अब एक तरीके से होता है ना कि एक रॉबरर है, उसका भी ज़मीर रहता है, और एक जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो हमारा इंस्पेक्टर है, उनका भी ज़मीर है। पता नहीं उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। चाहती तो वो उस रॉबरर को उसको मतलब बोलते हैं ना कि उसके सामने लाके खड़ा करना था। और यहाँ पर जो अनुराग रहता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है और बोलता है कि मैम हम ना ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देते हैं कि ऐसा से ऐसा करेंगे ना तो वो रॉबरर आपके पास भागते हुए आएगी। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है, तुमने क्या उसको बेवकूफ़ समझ के रखा है? अगर वो मुझ पे नज़र रखती है तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में मेरे पास यहाँ पर आकर ये
क्या बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर मुझे ये धमकी दे के गया है और इस वजह से मैं ये सारे काम कर रही हूँ। वो इतनी स्मार्ट है ना, जितनी स्मार्टनेस तुम सोच भी नहीं सकते हो। आज तक मेरी लाइफ में मैंने इतनी स्मार्ट लड़की नहीं देखी। वो रॉबरर नहीं है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब मैं क्या बोलूँ, उसका अलग ही दिमाग चलता है। वो मुझे पे नज़र रख रही है दूर दूर से बैठ के, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे ट्रैप में इतने आसानी से फंसेगी। तो कहते हैं मैम आप ट्राई तो करिए, हो सकता है वो ट्रैप में फंस जाए। शायद हो सकता है कि उसने आपको फॉलो नहीं किया हो। आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो आपको फॉलो कर रही है? हो सकता है कि उसने फॉलो नहीं किया हो और आप बच भी जाएं। तो उसे हंसते हुए बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हमारी जो रॉबरर रहती है उसे एकदम से कॉल आता है और उसके मोबाइल को फ़ोन वो उठाती है और वो उठाकर एकदम से बोलती है। तभी उसकी वहाँ पर फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसकी खुद की बीटा रहती है, गामा रहती है। गामा उसे बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है। गामा वहाँ पर बोलती है कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तो उसे बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मुझे भी तुमसे ज़रूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें मिला रही हूँ, और अभी यहाँ पर नखरे मत दिखाओ और चुपचाप आ जाओ। तो उसे बोलती है यार तुम कैसी हो? तो कहती है कि मैंने जितना बोला है ना उतना करो। गामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है। तभी वो उधर जाती है और उससे मिलती है। तो उसे बोलती है कि हाँ बोलो। तो कहती है तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो कहती है अगर मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं ना मिलने के लिए, स्वीट हार्ट। तो उसे बोलती है ये अपना जो फ्लर्टिंग नेचर है ना किसी और को दिखाया करो, तुम्हारे इस फ्लर्टिंग नेचर की चक्कर में ना हम सब रोड पर आ जाएंगे। तो कहती है अब क्या हो गया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूंगी। तो कहती है कि बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हो तुम, तुम्हारे हैंडल पने की वजह से ही सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हें पता है जब से तुमने उस आईपीएस ऑफिसर के साथ जो थोड़ी सी क्लोजनेस बढ़ाई है ना, मुझे तब से उस पर शक था और मैंने उसके पीछे ना अपने स्पाई करने वाले एजेंट्स को लगाया। तो उसे कहती है क्या मिला फिर? तो कहती है हेल्थ मिनिस्टर ने एक कंडीशन रखी है कि या तो रेहाना देशमुख बच जाएगी, अगर रेहाना देशमुख अपने आप को बचाना चाहती है तो उसे तुम्हें उसके सामने लाकर खड़ा करना पड़ेगा, वरना वो रेहाना देशमुख को मार देगा। तो कहती है ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई। तो यार रेहाना को बचाना चाहिए ना, मुझे उसके पास चला जाना चाहिए। तभी वो कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम अंधी हो गई हो क्या प्यार में? यहाँ तुम जाओगी मतलब वो 1,000 करोड़ रुपए के लिए वो बुला रहा है और उसके चक्कर में ना हम सब फंस जाएंगे। जितना तुम सबको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बात बोलती रहती हो ना, अब घंटा कोई प्रोटेक्ट हो पाएगा? तो उसे कहती कम ऑन यार, वो सिर्फ फाक रहा है, वो सिर्फ रेहाना को डराना चाहता है, उसके बल में उसके वो सब कुछ भी नहीं कर सकता है। तो कहती है नहीं, रेहाना के ऊपर उसने मारने के लिए पहले भी अटैक किया है और तुम जो उसे बचाने गई थी ना, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई है। उसके पास वो सीसीटीवी फुटेज आ गई थी जो सिग्नल की थी, जिस सिग्नल पे तुम उसे आराम से और डॉक्टर के पास लेके जा रही हो। तभी वहां से अल्फा उसकी तरफ देख के बोलती है गामा रिलैक्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर नहीं थी? तो कहती है तुम जो दिल के हाथों अपने आप का कत्ल करती जा रही हो ना, उससे मुझे डर लग रहा है। रिहाना तुम्हें उनके हाथों में सौंप देगी अपने आप को बचाने के लिए। तभी वो हंसते हुए बोलती है तुम रिहाना को समझी नहीं हो, रिहाना ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो कहती है क्यों भला वो नहीं करेगी? अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगी? जहाँ उसकी जान पर आ गई है तो ये। तो कहती है यही तो जानना है, यही तो अब मेरा मेन इम्तिहान है, मुझे अब यही तो जानना है कि वो क्या करेगी, देखते हैं। तो कहती है कम ऑन डूड, डोंट बी हिपोक्रेटिक यार, तुम क्या कर रही हो? तुम सच्ची में पागल हो गई हो क्या? तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें हैंड ओवर करना चाहती है। तो उसे कहती है रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी जान नहीं जाएगी। तो कहती है तुम उस लड़की से अब मिलने कभी नहीं जाओगी, बात खत्म। वो चाहे कितना भी ट्रैप करे तुम्हें बुलाने के लिए, तुम उससे मिलने नहीं जाओगी।
तो उसे बोलती है कि तुम मुझ पे कंट्रोल करना चाहती हो। तो कहती है एग्जैक्टली राइट नाउ मैं तुम पे कंट्रोल करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सब फंस जाएंगे। प्लीज अल्फा हम लोगों के लिए तो करो। तो कहती है तुम लोगों के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ, बट यार इन सब में रिहाना की कोई भी गलती नहीं है, और अगर उसकी जान अगर मेरे पहुंचने से बच जाती है तो मेरा जाना बनता है ना। तो वो कहती है और हमारी सबकी जान और उन लोगों की उम्मीद जो तुमसे है, जो तुम पे ट्रस्ट करके इस पूरे मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए आए हैं, जो तुम्हारे लिए हैं, तुम क्या करोगी? और तुम इतने कूल और काम तरीके से कैसे हो सकती हो? तभी वो हंसते हुए बोलती है कूल और काम तरीके से होना पड़ता है हनी। At present, Alpha, I don't know what I'm going to do it. Maybe maybe हम प्रॉब्लम में अब फंसने वाले हैं। मे बी मैं रिहाना को बचाने जाऊंगी तो मैं खुद को खो दूंगी। मे बी कुछ भी हो सकता है। प्लान बी तुम रेडी रखना। तो उसे कहती है नो, आई एम नॉट गोइंग टू रेडी अ प्लान बी। तो उसे कहती है यू हैव टू बी रेडी फॉर अ प्लान बी। ओके, मेरे पकड़ाने पे तुम्हें क्या करना है तुम जानती हो। वैसे तो जाहिर सी बात है इतने आसानी से कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी होता है तो तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। तो उसे कहती है नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो उसे कहती है हनी, कोई इस मिशन में जब ये चालू हुआ था तब हम सब ने एक ओथ ली थी, और वो ओथ था कि कोई भी बेगुनाह यहाँ पर नहीं मरेगा। मैं अपने मतलब के लिए किसी बेगुनाह को मरने नहीं दे सकती हूँ। अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। तुम अपना प्लान भी तैयार रखो, ठीक है। ये बोलकर अल्फा जो रहती है वो वहां से चली जाती है। गामा उसका सामने देखते हुए रहती है। गामा को अब ये समझ में नहीं आता है कि इतने प्यार से ये बोलकर चली गई है कि तुम प्लान बी तैयार रख लेना। प्लान बी इट्स मीन्स कि यहाँ पर उसके बिना मतलब तैयार रहना, कि शायद हो सकता है कि ये मिशन पूरे तरीके से फेल हो जाए और वो पकड़ा जाए, तो उसे क्या करना है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा वरिड होती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो रिहाना रहती है वो बैठी हुई रहती है। तभी उसका अनुराग आकर बोलता है कि आप रेडी नहीं हो क्या? आपको मैंने पूरी प्लानिंग बता दी है। तो वो उसे बोलती है नहीं, मैं ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैम आपकी जान पर बन आई है, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उसे कहती है हाँ हाँ ठीक है करेंगे, आज नहीं। इस तरीके से 1 या 2 दिन तक वो एक्सटेंड करती रहती है, हालांकि उसका ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा रहता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो प्यारी सी हमारी ब्यूटीफुल सी रॉबरर है, ये नज़र रख रही रहती है। इसकी नज़र जो रहती है वो ऑलरेडी हमारी रिहाना के ऊपर जा रही रहती है। कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है रिहाना को लेकर, कि उसके दिमाग में यही चल रहा रहता है कि यार ये बंदी जो है ये मतलब इसको कुछ हो ना जाए, मतलब वो इन सब चीज़ों में फंस ना जाए, और वो मतलब उस पर नज़र रख रही रहती है। पर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब 1 हफ्ते का टाइम हो जाता है। 1 हफ्ते में सिर्फ 1 दिन बचा रहता है जहाँ पर उसके पास हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आता है, और जो उसको वार्निंग देता है। तो उसे कहती है कि हाँ मैं कर रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी वो चीज़ के लिए करने के लिए रेडी नहीं हो रही रहती है। तभी यहाँ पर उसे बोलता है कि मैम अब आप क्या डिसाइड किया है? तो उसे कहती है मेरी जान जानी है, मेरी जान चली जाएगी, बट मैं उस रॉबरर को ऐसे बुला के उसे धोखा नहीं दे सकती हूँ, और मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो उसे कहते हैं कि मैम एक एक धोखे देने वाली बात कहाँ से आ गई है? एक खुद रॉबरर है जो आपको धोखा देकर आपको इन सब चीज़ों में फंसा कर चली गई है, और आप उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो? ये कैसी बात हुई? तभी वो उसे कहती है अनुराग तुम ये बात को नहीं समझोगे। रानी, जो हमने प्लान एग्जीक्यूट किया था वो ट्रैप करना, मुझे लोग आएंगे पीटेंगे और उस सिचुएशन में मुझे बचाने के लिए रॉबरर आएगी, उसी लोकेशन में ये सब तुमने जो ये गुंडे ये सब बुला कर रखे हैं ना, ये सब छोड़ दो। मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं उसे नहीं फंसा सकती हूँ। तभी रानी कहती है मैम पर क्यों? वो एक्चुअली रॉबरर है। तभी उसे कहती है वो एक इंसान है, और उसने एक इंसानियत दिखाई थी मुझे बचाकर। जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बचाई उसका कर्ज है मेरे ऊपर।
और अपनी फिर से ज़िंदगी बचाने के लिए मैं उसे दाँव पे लगा दूँ, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं कहता है, ये मेरी चीज़ें नहीं है। माना कि मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कोई और सॉल्यूशन निकाल लूँगी। अगर वो लोग मुझे मारने-पीटने आएँगे, मैं चीज़ों का कुछ फ़ेस आउट कर लूँगी या फिर मैं अपनी जान दे दूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी को धोखा देकर करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस रॉबर्ट ने मुझे धोखा नहीं दिया। डे 1 से उसने मुझे ये चीज़ वार्न करी है कि इस केस से मैं दूर रहूँ। उस केस को अपने सर पे लेना, अपनी चीज़ों पे हावी करना, ये मैंने डिसाइड किया था। पर यहाँ पर मैं उसे बुलाकर कोई ये चीज़ें हरकतें करूँ, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से रिहाना चली जाती है। रिहाना कार की तरफ जाती है, स्कॉर्पियो में बैठती है और वो चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। हालाँकि उसे उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो अपनी जान को कैसे बचाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो पागल इंसान है ही, हेल्थ मिनिस्टर। तो अब उसे लगता है कि अब जो होगा वो देखा जाएगी, लेकिन वो उस रॉबर्ट को किसी भी हालत में बिल्कुल भी आने नहीं देगी। तो अब फाइनली 7 डेज़ कंप्लीट होने वाले थे और ये वहाँ पर बैठी हुई थी अपने पुलिस स्टेशन पे। पुलिस स्टेशन पे बैठे हुए वो अपनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही रहती है। इवन वो अनुराग को ये सारी चीज़ें बता रही रहती है कि अनुराग, आगे जाके अगर मैं यहाँ पर ज़िंदा रही तो तुम्हें ये केस को इस तरीके से सॉल्व करना है, इस केस को उस तरीके से सॉल्व करना है। वो सब कुछ उसे बता रही रहती है। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि उसके जाने का टाइम उसको खुद पता है और वो अपनी चीज़ों को हैंड ओवर अच्छे से करते हुए कर रही रहती है। बट एक्चुअली में ना उसे भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा रहता है। लेकिन इस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा अगर कुछ फ़र्क पड़ रहा था उसे, तो बहुत पड़ रहा था। थोड़ी देर में वो यहाँ से अपनी कार पकड़ती है और कार पकड़कर यहाँ से ना वो एक जाती है, वहाँ पर जाती है, मतलब कहाँ पर, मंदिर जाती है। मंदिर में वहाँ पर जाती है और एकदम से अपना मतलब सर झुकाती है और वहाँ पर पंडित रहते हैं। पंडित जी बोलते हैं, बेटा तुम सही समय पे आई हो, ये तो आरती का समय है और ये आरती के समय पे भी ना बहुत सही है। तो उसे बात कर रही रहती है। तभी वो कहते कि बेटा तुम तो एक आईपीएस ऑफिसर लग रही हो, पर ऐसे तुम गुस्से, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम में हो क्या? तभी वो कहती है कि हाँ सर, हाँ पंडित जी, मैं प्रॉब्लम में हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि भगवान इस प्रॉब्लम में मेरी मदद करें। मैं ये चाहती हूँ कि आज अगर मैं जिस प्रॉब्लम में फंसी हूँ उसको मैं अकेले फेस करूँ, कोई भी उस प्रॉब्लम में ना आए। तो कहते हैं मतलब, तो उसे कहती है कि मतलब ये है कि पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे बचाने के लिए वो ना आए, क्योंकि अगर वो इंसान आ गई तो शायद आज उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ पर आए नहीं, वो बिल्कुल भी ना आए मुझे बचाने के लिए। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वो मुझसे काफ़ी दूर रहे, मेरा और उसका इंटरेक्शन हो ही ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो इंसान आए। तभी पंडित कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, बट आपकी जो बातें हैं वो भगवान तक तो पहुंच चुकी होगी, क्योंकि मैं तो एक दूत हूँ। लेकिन अगर आप भगवान को बोलना चाहती हैं तो वो सारी चीज़ें उस तक पहुंच गई होगी। भगवान तुम्हारी बातों को पूरे तरीके से सुनेगा। अब यहाँ पर वो अपनी गाड़ी को पकड़ती है और यहाँ पर डायरेक्ट अपने घर की तरफ चली जाती है। जैसे वो घर की तरफ जाती है तो वो आज ना मतलब नॉर्मल रहती है, उसको काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और रात के 12, मतलब वो 10 साढ़े 10 के अराउंड घर पहुँचती है। साढ़े 10 पे पहुँचती है तो उसकी सबसे बड़ी आदत थी कि जब भी वो घर जाती थी ना तो वो सबसे पहले ना डायरेक्ट फ्रेश होने चली जाती। तो आज वो अपने घर पे जाती है और उसे घर पे ना थोड़ा-सा कुछ अजीब सा लगता है। जैसे कि उसके उसके घर पे ना उसे अजीब सी स्मेल आ रही रहती है। हालाँकि इस स्मेल से वो कभी अवेयर नहीं रहती है। इस स्मेल के बारे में तो उसने कभी अ, मतलब देखा भी नहीं था, इस स्मेल को उसने सुना नहीं था। पर वो अपनी चीज़ों में कुछ इतनी उलझी रहती है कि वो इन सारी बातों को ध्यान में नहीं देती है। वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर ना अपने कपड़े रिमूव करके बात करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में ना यहाँ पर एक खटपट सी आवाज़ आने लगती है और जैसे ही यहाँ पर जो रिहाना को खटपट की आवाज़ आती है, वो यहाँ पर ना सोचती है कि वो बाहर आकर देखे।
तो यहाँ पर उसे और ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है कि उसके बाथरूम में कोई एकदम से खटखटा रहा है। अब वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि एक बात बताओ, उसके घर में तो वो अकेली थी, मेन डोर को तो वो खुद लॉक करके आई थी, तो यहाँ पर ऐसे कैसे आता है। जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करती है तो गेट जो रहता है बाहर से लॉक हो जाता है। वो ये सोचती है कि मेरे वॉशरूम में मुझे ही बाहर से लॉक किसने कर दिया। थोड़ी देर तक वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चिल्लाती रहती है, कौन है कौन है। दूसरी तरफ सीन जो होता है वो दूसरी तरफ मिलता है कि गेट जो लॉक किया रहता है वो हमारी रॉबरर ने लॉक किया रहता है। आज यहाँ पर रॉबरर पूरे तरीके से आई रहती है। इसके घर में जो रहता है, मतलब जो हमारी रिहाना देशमुख के घर में ऑलरेडी पूरे के पूरे जो मिनिस्टर्स के गुंडे थे वो वहाँ पर बैठे रहते हैं और जो रिहाना को अटैक करके उसे मारने की कोशिश कर रहे रहते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में जब वो एकदम से उसके वॉशरूम में जाकर मतलब एकदम से उसको अटैक करके मारने की कोशिश कर रहे रहते हैं, तभी पीछे से एकदम से हमारी प्यारी सी रॉबर्टर आती है। एज यूजुअल लूज लूज जीन्स रहती है, मतलब बैल बॉटम टाइप उसकी जीन्स रहती है, क्रॉप टॉप रहता है, टी शर्ट पहनी रहती है, मास्क लगाया रहता है, कैप लगाई रहती है और पीछे से आकर वो एकदम से उस रॉबरर के शोल्डर को पकड़ती है और उसे इतनी जम के मारती है। यहाँ से 5 गुंडे जो वहाँ पर छुप के रखे थे, मोटे हट्टे कट्टे गुंडे, वो आने लगते हैं। वो उन सब से फाइट करती है और इतने भयंकर तरीके से फाइट करती है, वहाँ से इन लोगों को मार देती है। इस ड्यूरेशन में जो हमारी प्यारी सी रिहाना का खुद का जो घर था, जो उसने इतने मेहनत या बोल सकते हैं ना इतने प्यार से जो सजाया था, पूरे घर की डैमेज हो जाता है। पूरा घर यहाँ पे डैमेज होने पे आ जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें फूट रही रहती है। वहाँ पर रिहाना जो रहती है वो बार बार चिल्ला रही रहती है कि कौन है कौन है कौन है, इस तरीके से वो चिल्ला रही रहती है। पर यहाँ पर जो हमारी रॉबरर जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो गेट भी ओपन नहीं करती है और इस गेट को लॉक करने वाली भी हमारी रॉबरर रहती है। वो जिस तरीके से उसकी फाइटिंग स्किल्स रहती है, वो इतने अच्छे से फाइट कर रही रहती है कि किसी के लात पे इतनी जम के मारती है कि वो एकदम से झुकता है तो वो उसका सर फोड़ देती है किसी से, दूसरे को भी इतना घायल करती है और इतना मारती है। पर वहाँ पर ना वो क्या करती है कि जब ये लोग उसे मारने के लिए इतना अटैक कर रहे रहते हैं तो वो वहाँ से ना जो अपनी स्पून रहती है ना, जो हमारी फोक होती है, वो फोक को लाती है, जो स्टील की फोक रहती है उसे अपना हथियार बना के वो इतनी जम जम के उनको मार रही रहती है। एक जन की तो वो इतनी गर्दन पे मार देती है और उनकी गर्दन पे जब मारती है तो गर्दन से खून निकलने लग जाता है, ऑलमोस्ट वो डाइड पोजीशन पे आ जाता है। थोड़ी देर में तो वो मरने ही वाला रहता है। तो पहला बंदा तो इस तरीके से मरता है, दूसरे पर्सन को तो इतनी जम के मार के उसकी गर्दन ही मोड़ देती है, ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। तीसरे पर्सन को तो वो इतनी जम के उसके चेस्ट पे मारती है, इतनी जम के कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो चेस्ट की जो हमारी रिब्स होती है ना, वो ही हार्ट पे जाके फंस जाती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट 3 लोगों की वहाँ डेथ हो जाती है। दूसरा वो बंदा रहता है, वो उसे पकड़ती है और उसको इतनी जम के उसको मारती है कि उसके जो सबसे बड़ा जो ऊपर का पार्ट होता है ना, मतलब वो एकदम उसके हेड के मतलब उसकी जो जॉ लाइंस होती है उस पे इतनी जम के मारती है और उसका जो सर टकरा के एकदम से दीवार पे लगता है और ऑलमोस्ट वो भी डेड पोजीशन पे आ जाता है। और जो लास्ट बंदा बचता है जो उसे मारने की कोशिश करता है, वो इतना भाग रहा रहता है, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट भी वो उसे छोड़ती नहीं है और उसे इतनी जम के पकड़ती है और उसके लात पे मारती है और वहाँ से नाइफ उठा के उसकी गर्दन पे वार कर देती है और उसके गर्दन को मतलब गर्दन पे बीच पे ऐसे नाइफ डाल देती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। थोड़ी देर में जो हमारी रिहाना जो रहती है वो जम जम के खटखटा रही रहती है कि खोलो खोलो खोलो, कौन है कौन है। यहाँ पर जो रॉबरर रहती है वो एकदम से जब वो ये कंफर्म कर लेती है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज डेड, तो वो यहाँ से जाती है और गेट को एकदम से ओपन करती है। जैसे ही वो गेट को ओपन करती है तो यहाँ पर रिहाना जो रहती है वो टॉवेल पे रहती है। यहाँ पर वो जैसी बाहर आती है और बाहर आकर देखती है कि उसके सामने पूरे के पूरे सब के सब मरे पड़े हुए हैं और वो उसकी तरफ देख के बोलती है, तुमने इन सबको मार दिया।
यहाँ पर जो रॉबरर होती है वो सिर्फ रिहाना को टॉवेल में देख रही रहती है और इस तरीके से उसे देख रही रहती है। तो कहती है, तुम पागल हो क्या, तुमने सबको मार दिया। रॉबरर उसकी तरफ सिर्फ देखती है, उसकी कमर को पकड़ती है और उसे अपने पास खींचती है। और यहाँ पर जो रॉबरर रहती है वो एकदम से जब रिहाना को अपने पास खींचती है तो रिहाना अपना सद्बुद्ध खोकर उस पे उसके जो दोनों हाथ रहते हैं उसके शोल्डर पे चले जाते हैं। और यहाँ पर जो रॉबरर रहती है पीछे से एक बेल्ट रहता है जो उसने बेल्ट निकाला रहता है इन लोगों को मारने के लिए। तो वो बेल्ट से ना उसके हाथ को टाई कर देती है। यहाँ पर जो रॉबरर रहती है उसकी आंखों में रिहाना देख रही रहती है, उसे कहती क्या कर रही हो तुम। और फिर वो अपने जेब से एक पट्टी निकालती है और उस पट्टी से ना रिहाना को रिहाना की आंखों पे बांध देती है। और जैसे ही उसको बांध के बोलती है, मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं अपना मांस उतारूं पर तुम मुझे नहीं देखो, और अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो सही वक्त आने पे मैं दिखा दूंगी। रॉबरर ऐसे बोलती है और उसके जो हाथ जो उसने टाई किया रहता है वो खोल देती है क्योंकि उसने उसके आंखों में पट्टी बना देती है। यहाँ से रॉबरर अपनी फर्स्ट टाइम अपनी कैप को हटाती है। अपने बाल जब वो देखती है तो उसके बाल इतने सुनहरे, एकदम से बड़े से बाल उसके पूरे आते हैं, एकदम जुल्फे एकदम आ जाती है। और वो यहाँ से अपना मांस निकालती है। मांस निकालने के बाद उसके बाल जो रहते हैं सामने के सामने रहते हैं तो हमें वहाँ से उसका फेस नहीं दिखता है। और वो जैसे ही मांस निकालती है और अपने पॉकेट में रखती है और यहाँ से वो अपने लिप को उसकी नेक पे एकदम से किस करना स्टार्ट कर देती है। मतलब उससे कंट्रोल ही नहीं होता है और वो वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देती है। जो हाथ उसने खोले थे रिहाना के वो हाथ ऑलरेडी अपने आप उसके बालों पे चले जाते हैं रॉबरर के। और जैसे कि रिहाना खुद ये चाहती है कि वो उसे किस करे और जैसे ही वो उसे किस उसके नेक पे करने लगती है उसे इतने पैशनेट तरीके से किस करने लगती है, इवन वो उसकी नेक पे बाइट भी करने लग जाती है। और यहाँ पर रिहाना अपने मतलब पट्टियों को भी नहीं खोलती है, वो उसके इस मदहोश और वो जैस्मिन फ्लावर की फ्रेग्रेंस को महसूस करते हुए उसे एकदम से टाइटली हग करती है और उसके बालों में हाथ डालती है, उसे रोकती भी नहीं है। वो इतनी पैशनेट तरीके से इससे किस कर रही थी। थोड़ी देर में दोनों वहाँ से किस करते करते वहाँ पर जो काउच रहता है उस काउच में वो उसे लौटा देती है और उसको वहाँ पर किस कर रही रहती है। उसके जो जॉ लाइंस होते हैं उस पर किस कर रही रहती है हमारी रिहाना। और यहाँ पर जो उसके जो मतलब रॉबरर किस कर रही रहती है रिहाना के जॉ लाइंस पे। इवन कि उसके जो ईयर रहता है वो ईयर पे भी इतना पैशनेट तरीके से किस करे जा रही रहती है। वो उससे दूरी नहीं हो रही रहती, किस करे जा रही थी। थोड़ी देर में वो जो टॉवेल रहता है वो अपने आप खुल जाता है। जैसे वो उस टॉवेल की तरफ देखती है तो वो चेस्ट से किस करते करते उसके जो बूब्स रहते हैं उसकी तरफ उसकी नज़र पड़ती है और वो काफ़ी सेक्सियस बूब रहते हैं। यहाँ पर जो रिहाना का जो साइज रहता है वो 34 रहता है और 34 के हिसाब से उसके जो बूब्स रहते हैं वो काफ़ी शेप में रहते हैं, एकदम एकदम प्यारे रहते हैं। और उसे देखे बिना हमारी रॉबरर्स का मतलब एकदम से आपा खो जाता है। और वो जैसी उसको देखती है वो उसे प्रेस करने लग जाती है। प्रेस करते हुए वो मतलब प्रेस भी करने लग जाती है, साथ ही साथ वो मतलब उसे उसे नीचे जाकर वो उसे हाथों से पकड़ते हुए उसे सक करना स्टार्ट कर देती है और बहुत पैशनेट तरीके से सक कर रही रहती है। यहाँ पर हमारी जो रिहाना रहती है वो अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो चुकी रहती है। इवन कि वो भी उसे नहीं रोक रही रहती है। देखा जाए तो वो एक रॉबरर है और वो ये सब चीज़ें कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर रिहाना भी खुद चाहती है और रिहाना उसे रोकती ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि रिहाना उसे किसी भी हालत में रोक नहीं रही है। इवन वो उसे और पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में उसका जो हाथ रहता है वो नेवल पे जाता है, वो नीचे झुक जाती है, मतलब काउच के एकदम नीचे हो जाती है और उसके नेवल पे किस कर रही रहती है। उसने सिर्फ और सिर्फ टॉवेल लपेटा था, अंदर तो उसके कुछ भी क्लॉथ्स नहीं थे। और जब
ऐसी मदहोश हालत में यहाँ पर जो सिसकियाँ जो लेती है वो सबसे ज़्यादा जो रिहाना रहती है वो सिसकियाँ लेने लगती है, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा फीलिंग आ चुकी रहती है कि अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो मतलब रियली वे में ना, सच बोलूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी रहती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी जो प्यारी सी रॉबरर रहती है वो इससे पहले और नीचे जाए, तभी पता नहीं उसे क्या होता है। वो थोड़ा सा दूर होती है और वहाँ से जो टॉवल जो खुला हुआ रहता है उस टॉवल को पूरे तरीके से कवर अप करती है और यहाँ पर अपना मास्क लगाती है और अपने आप को कंट्रोल करती है। और वहाँ से उसकी मतलब मास्क लगाने के बाद कैप लगा के अपना जो लुक होता है वही करती है और यहाँ से रिहाना की आंखें ओपन कर देती है और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चुपचाप जा रही रहती है। और जाते टाइम पे भी ना वो नॉर्मल डोर से नहीं जाती है, वो यहाँ से विंडो से होते हुए जाती है। तभी यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो सिर्फ देख रही रहती है। वो क्या बोलेगी उसे खुद समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ चुपचाप देखती रहती है और कुछ नहीं बोलती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।